चलो फिर आज से अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं और अगला टॉपिक है परिवहन। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, अब अगला टॉपिक है परिवहन। परिवहन को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्ट टेशन, मतलब चीजों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह या एक अंग से दूसरे अंगों तक या विभिन्न अंगों तक, पूरे शरीर के सभी अंगों तक विभिन्न पदार्थों को पहुंचाना। तो शरीर में जो भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो, सभी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अगर हानिकारक पदार्थ होते हैं तो उनको ऐसी जगह ले जाया जाता है कि जहां पर उससे उनको बाहर निकाला जा सके आसानी से। उन अंगों में ले जाया जाता है जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान, परिवहन जो होता है पूरे शरीर में इधर से उधर ले जाने का काम जो होता है वो कहलाता है परिवहन या वहन। सजीवों के शरीर के भीतर जो विभिन्न पदार्थ जैसे भोजन है, ऑक्सीजन है, जल है, हार्मोन्स हैं और कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को हम कहते हैं परिवहन। जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनमें यह परिवहन की क्रिया जो होती है वो विसरण द्वारा हो जाती है। जैसे अमीबा वगैरह है तो उसमें तुमको बताया था हमने कि ऑक्सीजन जो होती है वो उनकी बाहरी जो कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है, जीव द्रव्य कला होती है, उसके द्वारा ही सीधे ऑक्सीजन उनके शरीर के भीतर पहुंच जाती है। लेकिन जो कुछ उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, जो जैसे मनुष्य है, पक्षी हैं या अन्य स्तनधारी हैं या उभयचर वर्ग के हैं, जो उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं, इन जंतुओं के शरीर में पूरा एक प्रकार का इस तरह का एक सिस्टम पाया जाता है, पूरा एक विभाग होता है ये। और इस विभाग के अंतर्गत या इस सिस्टम के अंतर्गत पूरे शरीर में नलिकाओं का जाल फैला रहता है। छोटी छोटी नलियों का, महीन महीन नलिकाओं का पूरे शरीर में एक जाल सा फैला रहता है और इन नलिकाओं के भीतर एक प्रकार का तरल पदार्थ जो होता है वो हमेशा बहता रहता है। और जितने भी प्रकार के अन्य पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने होते हैं, उन पदार्थों को इसी तरल पदार्थ में मिला दिया जाता है। और जब ये तरल पदार्थ बहता रहता है सब जगह, तो उसी बहते हुए तरल पदार्थ के द्वारा ये शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये जो तरल पदार्थ इनमें पाया जाता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? रुधिर होता है, रुधिर या रक्त या खून। तो ये जो नलिकाएं पाई जाती हैं जिनमें ये रुधिर बहता रहता है, इन नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इनको कहते हैं धमनी और शिराएं। तो उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं इनमें जो रक्त होता है वो नलिकाओं के भीतर बहता है। इसलिए इस प्रकार के जो तंत्र होता है, इस तंत्र को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। और ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें नलिकाओं के भीतर बहता रहता है, इसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। यानी शरीर के भीतर विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो व्यवस्था होती है पूरी, इस व्यवस्था को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। और इस किसी भी जीव के शरीर में जो चीजों को इधर से उधर पहुंचाने की व्यवस्था के अंतर्गत जो क्रियाकलाप होते हैं, उनमें एक क्रियाकलाप ये है कि नलिकाएं पूरे शरीर में फैला दी जाती हैं और नलिकाओं के भीतर ये द्रव पदार्थ जो होता है, जो वो रक्त होता है, वो बहता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, पूरे शरीर में ही द्रव भरा रहता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। यानी जब रक्त जो है वो बंद नलिकाओं के भीतर बहता है तो उसको हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। और जब ये रक्त पूरे शरीर में ऐसे ही भरा रहता है, जैसे कीट जितने भी होते हैं, कीड़े मकोड़े जितने होते हैं, इनमें सब में रक्त ऐसे ही भरा रहता है। कुछ और अन्य निम्न श्रेणी के जंतु जो होते हैं उनमें खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। अच्छा, अब बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि नलिकाएं फैली हुई हैं, सब नलिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं,
और उनमें द्रव भरा हुआ है। लेकिन क्या अगर ऐसे ही सब हम द्रव भर दें तो क्या वो लगातार द्रव चलता रहेगा अपने आप? एक लंबा सा पाइप लो और उसमें पानी भर के छोड़ दो, उसको रख दो ऐसे, तो क्या पानी अपने आप बहना शुरू हो जाएगा? बताओ। है छत के ऊपर तुम्हारे एक टंकी लगी हुई है, टंकी में तुमको पानी पहुंचाना है, तो अपने एक पाइप टंकी में लगा दो, एक पाइप नीचे नल में लगा दो, क्या पानी अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा? या नीचे गर्म बाल्टी में पानी भर के रख दो, उसमें एक बाल्टी में पानी भर के रख दो और उसमें एक सिरा टैप ट्यूब का डाल दो, एक सिरा ऊपर टंकी में डाल के पानी अपने आप ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर लगाना पड़ेगा, यानी पंप लगाना पड़ेगा। कोई एक पंप ऐसा लगाना पड़ेगा जो पानी को लगातार ऊपर पहुंचाता रहे। घरों में जो कूलर लगा होता है उसमें जो साइड में घास लगी होती है, उस घास में पानी पहुंचाया जाता है? यस सर। कूलर के भीतर जो उसके चारों तरफ घास लगी होती है उसमें पानी पहुंचाया जाता है? टंकी पानी की नीचे होती है। अगर तुम पानी की टंकी में पानी भर दो, खाली पाइप लगा के ऊपर छोड़ दो, तो क्या पानी अपने आप चलने लगेगा? नहीं सर। बताओ। नो सर, नहीं चलेगा। तो उस पानी को लगातार चलाते रहने के लिए क्या करना है? वहां पर एक पंप लगाना पड़ता है। पंप जो होता है वो पानी को ऊपर भेजता है, और ऊपर से जाके जब पानी गिरता है तो घास से होता हुआ नीचे आता है, और नीचे आकर के फिर टंकी में मिल जाता है, और टंकी से फिर वापस ऊपर भेजा जाता है। तो ये क्रिया लगातार नीचे से ऊपर पानी जो होता है जाता रहता है, और ऊपर से नीचे भी आता रहता है अपने आप। तो ये काम तभी होगा जब पंप चल रहा होगा। अगर पंप को हम बंद कर दें तो ये काम बंद हो जाएगा, होगा ना। तो उसी प्रकार से जो शरीर के भीतर जो नलिकाएं हैं जिनमें ये रक्त बह रहा होता है, तो ये रक्त को लगातार बहाते रहने के लिए, लगातार रक्त चलता रहे, बहता रहे, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए भी ऊपर वाले ने एक पंप लगा रखा है तुम्हारे शरीर में। और वो पंप क्या है? हृदय। क्या है? हृदय, हृदय, दिल, हार्ट। हार्ट का क्या काम है? रक्त को लगातार पंप करते रहना, लगातार रक्त को चलाते रहना। तो रक्त को लगातार कैसे चलाएगा? रक्त जो है हृदय में आएगा भी, और रक्त जो है हृदय से बाहर जाएगा भी। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि रक्त जो होता है वो लगातार हृदय में आता भी रहता है और हृदय से बाहर जाता भी रहता है। जैसे कूलर के पंप में ऊपर से पानी आएगा, नीचे फिर टंकी में वापस आ जाएगा, टंकी में भर जाएगा, टंकी से क्या होगा? फिर वही ऊपर भेजा जाएगा। तो अगर ऊपर से पानी नीचे ना आए तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा टंकी का। जी सर। अगर तुम उसका पानी जो है घास से होता हुआ नीचे वापस टंकी में आकर के ना गिरे तो क्या होगा? उस पानी को तुम बाहर अगर निकालो तो क्या होगा? पानी वापस टंकी में आएगा? नहीं आएगा। तो फिर पंप क्या भेजेगा ऊपर थोड़ी देर के बाद? तो इसलिए जरूरी है कि टंकी में पानी वापस आता भी रहे और टंकी से ऊपर फिर जाता रहे। तो लगातार आने जाने के लिए उसमें पंप का काम होता है। तो उसी प्रकार से हृदय के भीतर, हृदय एक छोटी सी थैली जैसी रचना होती है, उसके भीतर रक्त जो होता है या रुधिर जो होता है वो आता भी रहता है और उससे बाहर निकलता भी रहता है। तो ये हृदय जो होता है ये हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। पंप करने का मतलब रक्त को लगातार चलाते रहने का काम करता है। तो हृदय हमारा जो होता है वो कहां पर स्थित होता है? वक्ष गुहा में, ऊपरी हिस्से में। हमने तुमको बताया था डायाफ्राम एक होता है, डायाफ्राम के ऊपर का हिस्सा जो होता है क्या कहलाता है? वक्ष गुहा कहलाता है, और नीचे का हिस्सा उदर गुहा कहलाता है। तो वक्ष गुहा में बाईं तरफ, इधर की तरफ, यहां पर हृदय स्थित होता है। ठीक। और ये कैसा होता है? हमारी एक मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी जैसे बना लो तो ऐसे ऐसे आकार बनता है, ऐसे करके मुट्ठी का आकार ऐसे बनता है। तो इस प्रकार से इसी लगभग इसी आकार का हृदय होता है, मुट्ठी के आकार जैसा दिखता है। तो ये हृदय और ये मांसपेशी कितना बड़ा होता है? बस इतने बड़ा लगभग होता है, 3 4 5 4 इंच का, ज्यादा ज्यादा 3 4 3.5 4 इंच का। बस एक सामान्य साइज के छोटे मोटे आम जैसा, छोटे मोटे आम जैसा समझ लो, एक छोटे आम जैसा। ना बहुत बड़ा लंबा आम हो ना छोटा आम हो, नॉर्मल साइज का जो मीडियम आम होता है उसी साइज का होता है। तो कितना ग्राम का? ये हृदय जो होता है वो एक मांसपेशियों का बना हुआ एक अंग होता है, और ये अंदर से खोखला होता है। इसमें जो है खाली कोष्ठ पाए जाते हैं, और ये हृदय जो होता है लगभग इस आकार का ऐसे करके होता है। देखो
ऐसे करके होता है। इसमें अंदर से सब ऊपर से नलिकाएं इसमें निकलती हुई दिखाई देती रहती हैं इस तरीके से, और इधर से थोड़ा सा नुकीला होता है एक तरफ से हल्का सा, इस तरह से होता है। तो इस हृदय के चारों ओर एक झिल्ली भी पाई जाती है, और अकेली झिल्ली नहीं होती है, डबल झिल्ली होती है हृदय के चारों ओर। एक बहुत ही पतली झिल्ली जैसी एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम कहते हैं हृदयावरण। हृदयावरण यानी हृदय का आवरण। आवरण माने ऊपर से ढकने वाली चीज। तो हृदय को चारों तरफ से ये झिल्ली जो होती है वो घेरे रहती है, इसको कहते हैं हृदयावरण, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। इस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम, और ये दोहरी झिल्ली होती है। और इस दोहरी झिल्ली होने का जो दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली जगह होती है, यहाँ पर ये इस जगह पर एक प्रकार का द्रव भरा होता है, पतला पतला सा एक पानी जैसा पदार्थ एक भरा होता है। इस पानी जैसे पदार्थ को कहते हैं हृदयावरणी द्रव। हृदयावरणी द्रव यानी हृदय के आवरण वाला द्रव, या इसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, द्रव माने फ्लूइड माने द्रव। तो हृदय जो होता है मांसपेशियों का बना हुआ एक मुट्ठी के आकार का अंग होता है। इस जो चारों ओर से एक दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, और इस दोहरी झिल्ली के बीच में, झिल्ली के दोनों झिल्लियों के बीच में एक प्रकार का द्रव भरा होता है, उसको कहते हैं हृदयावरणी द्रव। इस द्रव का क्या लाभ है कि ये द्रव जो होता है हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। बाहर से अगर कोई चोट लगने वाली होती है, कोई धक्का लगता है, झटका लगता है, तो वो इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है और हृदय तक वो झटका नहीं पहुंच पाता है। तुमने देखा होगा तो बहुत से सामानों की जो पैकिंग आती है उसमें बाहर बाहर सबके थर्माकोल लगा होता नहीं? बहुत से इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐसी आती हैं, उनके डिब्बों के बाहर थर्माकोल की पैकिंग लगाई जाती है। तो थर्माकोल क्या काम करता है? थर्माकोल यही कि उठाने पटकने में, कहीं गिरने पड़ने में वो जो झटका लगता है, जो धक्का लगता है, वो उसी थर्माकोल में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारा जो सामान उसके भीतर रखा हुआ वहां तक नहीं पहुंच पाता, इससे कि सामान हमारा टूटने फूटने से बच जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? देखा है ना पैकिंग में चीजों की, बहुत सारा चीजें खरीद के लाओ तो उसमें थर्माकोल के तमाम टुकड़े निकलते हैं अंदर से, या थर्माकोल का फ्रेम बना हुआ पूरा होता है, उसके अंदर उसको रखा जाता है। तो उसी तरीके से समझ लो ये भी चारों ओर से एक पैकिंग की गई है, और ये पैकिंग किस चीज की है? झिल्ली की है। दो झिल्लियों की पैकिंग की गई, उसके बीच में द्रव जैसा पदार्थ भर दिया गया है जो इस हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये हृदयावरण होता है और हृदयावरणी द्रव भरा होता है। इस हृदय के भीतर जो होते हैं वो 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय के भीतर जो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं, ऐसे करके। अब हम एक सिंपल रेखा चित्र के रूप में दिखा रहे हैं तुमको। तो जो ऊपर के जो 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाले हिस्से जो होते हैं ये दोनों, इनको हम कहते हैं आलिंद। इनको क्या कहते हैं? आलिंद। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कहलाता है आलिंद, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं निलय। निलय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑरिकल। हाँ, आलिंद और निलय, ऑरिकल, और इसको कहते हैं वेंट्रिकल। तो आलिंद और निलय नाम के कोष्ठ होते हैं हृदय में। अब ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं आलिंद और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं निलय। ऊपर वाला जो आलिंद होता है वो भी 2 भागों में बटा होता है, एक बायां और एक दायां। ठीक है, तो एक आलिंद होता है और इधर वाला क्या कहलाएगा? दायां आलिंद। उसी प्रकार से निलय के भी 2 हिस्से होते हैं। इधर वाला हिस्सा होगा बायां निलय और इधर वाला हिस्सा होगा दायां निलय। तो इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में या अन्य स्तनधारी जो होते हैं उनके हृदय में 4 हिस्से होते हैं। तो ये 4 हिस्से कौन कौन से होते हैं? दायां आलिंद, बायां आलिंद, ये ऊपरी हिस्से हो गए।
फिर दायां निलय और बायां निलय, ये नीचे के हिस्से हो गए। तो कुल 4 कोठरियां होती हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, इनको 4 चैम्बर भी कहते हैं या वेश्म भी कहते हैं, कई नाम है इनके। अंग्रेजी में कहते हैं इनको चैम्बर्स, हिंदी में कहते हैं वेश्म या कोष्ठ। ठीक, तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या कितने वेश्म होते हैं? 4। 4। और जो मेढक होते हैं, मेढक में 3 ही पाए जाते हैं, ऊपर वाले 2 होते हैं और नीचे 1 ही होता है। तो मनुष्य में कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो कुछ अन्य जंतु जैसे केचुए वगैरह हैं तो उनमें 2 ही होते हैं केवल, बस एक आलिंद और एक निलय। तो जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं थोड़ा सा, तो उनमें 2 या 3 वेश्म होते हैं, लेकिन मनुष्य में और पक्षियों में जो होते हैं वो 4 वेश्म होते हैं। ठीक है, तो ये 4 वेश्म बनाए क्यों गए? क्योंकि हमारे शरीर में जो रुधिर प्रवाहित होता है वो 2 प्रकार का होता है। श्वसन क्रिया में तुमने पढ़ा था कि फेफड़ों में रुधिर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक, और ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है वो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और दूसरा रुधिर कौन सा है जो कोशिकाओं से वापस आता है? वो क्या चीज लेकर के आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो विभिन्न अंगों से जो रुधिर वापस आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, और उसको कहां पहुंचाया जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों से जो रुधिर आता है वो हृदय शरीर के सभी को भागों तक पहुंचाया जाता है, उसमें कौन सी चीज होती है? ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो यानी रुधिर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक रुधिर ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, और दूसरा रुधिर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर या ऑक्सीजन रहित रुधिर कहा जाता है उसको। तो ये दोनों प्रकार के ही रुधिर हृदय में आते हैं। अगर एक ही कोष्ठ होगा तो क्या होगा? सब रुधिर आपस में मिल जाएंगे, तो मिलने पर सब गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि जो ऑक्सीजन रहित रुधिर है उसको भेजा जाना है फेफड़ों में। उसको कौन भेजेगा फेफड़ों में? हृदय ही भेजेगा। और जो उधर से ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ रहा है वो कहाँ आएगा? वो पहले हृदय में आएगा, और फिर हृदय से उसको शरीर के सभी अंगों तक भेजा जाएगा धक्का दे करके, झटके से। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के रुधिर आपस में मिल न जाएं, इस वजह से ये 4 अलग अलग कोष्ठ पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के रुधिर को आपस में मिलने से रोकने के लिए ये व्यवस्था बनी होती है। अब हम तुमको एक चित्र दिखाते हैं भी, उस चित्र को देखना। हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र है। ये चित्र देखो, दिखाई दे रहा है? यस सर, ये चित्र दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये है हृदय की, ये है तुम्हारे हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक, तो जो हृदय की आंतरिक संरचना है इसमें तुमको 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। ये इधर का हिस्सा जो है ये है बायां आलिंद, ये इधर का हिस्सा जो है ये कहलाता है दायां आलिंद, लिखा हुआ है देखो उसपे। ये इधर का हिस्सा, ये वाला कोठरी जो है ये कहलाती है बायां निलय, और इधर वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है दायां निलय। ठीक है, तो ये 4 हिस्से हाँ बता चुके हैं, तो लेकिन तुमको मालूम कुछ नहीं होगा फिर भी। तो ये हृदय के 4 वेश्म होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, तो और आलिंद दाहिनी तरफ के जो आलिंद और निलय वो जुड़े होते हैं, और बाईं तरफ के दाएं आलिंद जो निलय जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं आपस में। यानी यहाँ का देखो ये रास्ता एक होता है यहाँ पर, ये एक रास्ता होता है। इस रास्ते के द्वारा यहाँ पर एक छेद होता है छोटा सा, इस छिद्र पर एक वाल्व लगा होता है। ये रास्ता जो होता है, इस रास्ते के द्वारा जो रुधिर यहाँ पर आता है वो रुधिर थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ निलय में भेज दिया जाता है। और शरीर का जो वापसी में रुधिर आता है, जो ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है या जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर होता है, वो यहाँ पर आता है इस यानी दाहिने आलिंद में, और फिर दाहिने आलिंद से फिर इस छिद्र के द्वारा उसको भेज दिया जाता है इसमें बाएं आलिंद में, तो शरीर दाएं निलय में। ठीक है, तो दाहिना आलिंद और दायां निलय आपस में जुड़े होते हैं, और बायां आलिंद और बाएं निलय आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन दाहिना और बायां ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। समझ में आया?
ऊपर और नीचे के तो चैम्बर आपस में मिले होते हैं, लेकिन अगल बगल के चैम्बर्स आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो रुधिर जो होता है जो बाएं आलिंद में, यानी जो बाईं तरफ जो रुधिर आता है वो सब ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, और जो दाहिनी तरफ इधर की तरफ जो रुधिर आता है वो सब ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। ठीक, और इसके बाद फिर निलय से यहां पर नीचे देखो, जो ये निलय यहां पर दिख रहा है तुम्हें, इस निलय से देखो एक रास्ता ये इधर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, ये तीर दिख रहा है, ये वाला ये रास्ता जो दिख रहा है ऊपर से लाल, ये आगे जाकर के यहाँ खुला आया करके। हमारी लकीर दिखती है नहीं दिखती है? जी सर देख रहे हम जो पेन से लकीर बना रहे हैं ये दिख रही नहीं दिख रही। ऐसा देख अच्छा, रहे इसको थोड़ा मोटी हम कर देते हैं, थोड़ा मोटी कर देते हैं। देखो ये रास्ता दिखाई दिया हरे रंग का, यस सर, ये रास्ता दिखाई दिया, उधर से दिख रहा है, ये रास्ता आगे जाकर के फिर ये ऊपर खुला है यहाँ पर। तो ये रास्ता जो है, जब ये इस रास्ते के द्वारा खून जो होता है वो शरीर इस हृदय से बाहर निकलता है, फिर आगे जाकर के इसकी और शाखाएं हो जाती हैं कई, और इन शाखाओं के द्वारा रुधिर सभी अंगों में, और फिर और आगे जाकर के और महीन महीन नलिकाएं हो जाती हैं, नली नलिकाओं की शाखाएं निकलती चली जाती हैं और शाखाएं पतली होती जाती हैं, और धीरे करके पूरे शरीर में जो होती हैं वो सब ये ऐसे करके जाकर के सब फैल जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं, नीचे चली जाती है, खूब सारी शाखाएं आगे जाकर के बन जाती हैं और पूरे शरीर में सब तरफ जाकर के फैल जाती हैं। तो इधर से जो रुधिर जा रहा है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है। ठीक है, तो एक रास्ता ये हुआ, तो रुधिर आता है हृदय से, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो आता यहाँ पर है, फिर यहां से भेजा जाता है यहाँ नीचे इस निलय में, और फिर निलय से फिर इधर से होता हुआ ये रुधिर आ जाता है इस सब बाहर हृदय के, और ये सभी अंगों तक भेज दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो बाईं तरफ का हिस्सा होता है, इस बाईं तरफ के इस हिस्से में सारा रुधिर जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, और ये किधर से आता है? फेफड़ों से आता है। जो फुफ्फुस शिरा यहाँ लिखा हुआ है, ये फुफ्फुस शिराएं जो होती हैं ये रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को यहाँ पर लाती हैं, और फिर यहां से एक छिद्र के द्वारा ये निलय में भेजा जाता है, और निलय के बाद फिर ये इस रास्ते से होता हुआ, इधर से होता हुआ इसको भेज दिया जाता है शरीर के सभी अंगों में। ठीक है, तो इस प्रकार से रुधिर जो होता है वो शरीर के सभी अंगों में भेजा जाता है। सबसे पहले रुधिर कहाँ आता है? सबसे पहले रुधिर आता है ये फुफ्फुस शिराओं के द्वारा जो है ये रुधिर आता है, ये जो फुफ्फुस शिराएं दिख रही हैं, इन फुफ्फुस शिराओं के द्वारा रुधिर जो है इसमें आता है सबसे पहले। फिर से देख लो, फुफ्फुस शिराएं जो हैं ये रुधिर को यहाँ पर इस बाएं आलिंद में ला करके इकट्ठा कर देती हैं। ठीक, फिर बाएं आलिंद से फिर इस छिद्र के द्वारा होता हुआ रुधिर जो है वो नीचे आता है, कहाँ? बाएं निलय में, इसमें आता है। ठीक, इस बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय में जब ये पूरा भर जाता है तो फिर ये निलय से भेजा जाता है, इस नली से होता हुआ इधर से बाहर भेज दिया जाता है, इधर से होता हुआ इसको फिर बाहर भेज दिया जाता है, और बाहर ही जाकर के आगे जाकर शरीर के सभी अंगों में भेज दिया जाता है। तो ये व्यवस्था हो गई रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने की। ठीक है, तो एक व्यवस्था तो ये हो गई। ये कौन सा रुधिर है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई, और ये कहां से आ रहा है? फेफड़ों से आ रहा है। जो फुफ्फुस शिराएं हैं ये वाली, ये फुफ्फुस शिराएं जो होती हैं रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर के आती हैं। कौन सा रुधिर? ऑक्सीजन युक्त रुधिर। कहां से लाती हैं? फेफड़ों से, इसीलिए इनको कहते हैं फुफ्फुस शिराएं। ठीक, फिर दूसरा रुधिर जो होता है वो, दूसरा रुधिर जो होता है वो रुधिर होता है, देखो, जो शरीर के बाकी अंगों से वापस आता है जो रुधिर, क्योंकि रुधिर अंगों तक गया भी है तो वहां से वापस भी आएगा, तो वापस लाने वाली जो नलिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं शिराएं। अभी आगे बताएंगे। तो वो शिराएं जो होती हैं वो सब ऑक्सीजन रहित रुधिर को लेकर के यहाँ आती हैं, इस चैम्बर में भर देती हैं। इसको कहते हैं दाहिना आलिंद। ठीक, यहाँ पर भर देती हैं। फिर यहाँ से ये जो रुधिर होता है जब ये भर जाता है पूरा, तो यहाँ का जो ये छिद्र दिख रहा है, इस छिद्र से होता हुआ रुधिर जो है वो नीचे आ जाता है, इसमें, इस नीचे वाले हिस्से में, ये दायां निलय जो है इसमें आ जाता है रुधिर। जब ये धीरे धीरे करके दायां निलय पूरा भर जाता है जब, तो रुधिर का देखो रास्ता इधर से दिख रहा है, ये आगे जाकर के ऊपर जाकर के पीछे पीछे जाकर के ये इधर निकल गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहले रुधिर जो होता है वो दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय से दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है, दाएं निलय से फिर इस रास्ते से होता हुआ फिर वापस कहाँ भेजा जाएगा? फेफड़ों में। तो ये फुफ्फुस धमनियां कहलाती हैं। देखो ये लिखा है फुफ्फुस धमनियां, इसमें एरो किधर बना है? बाहर की ओर एरो बना है। जो एरो बना है ये हृदय से बाहर की ओर जा रहा है। तो जो ऑक्सीजन रहित रुधिर होगा वो कहाँ भेजा जाएगा?
ऑक्सीजन लेने के लिए। और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? फेफड़ों में। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? फेफड़ों में। तो ये रुधिर कहाँ जाएगा? जो ऑक्सीजन रहित रुधिर जो यहाँ पर आया है सब जगह पर, रुधिर कहाँ जाएगा? ये रुधिर जाएगा फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और वहां से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद फिर वो वापस फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर शरीर के सभी अंगों में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो बायां हिस्सा होता है वो सब ऑक्सीजन युक्त रुधिर वाला होता है और दाहिना हिस्सा जो होता है वो सब ऑक्सीजन रहित रुधिर वाला होता है। दाएं हिस्से से जो रक्त होता है वो फेफड़ों में भेजा जाता है और बाएं हिस्से से जो है रक्त वो शरीर के सभी अंगों को भेजा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हृदय की हमारी व्यवस्था होती है। समझ में आई कुछ? अभी यहां पर कोई चीज ना समझ में आए तो बताओ। ये चित्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र बनाने को पूछा जाता है हमारे परीक्षा में, और ये पूरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कपाट क्या है सर जी? कितने कपाट होते हैं सर जी? कपाट, हाँ कपाट वाली बात नहीं बताई। तो कपाट जो होते हैं वो, कपाट का मतलब ये होता है कि ऐसा दरवाजा जो एक ही तरफ खुले। अब यहां से जब रुधिर इधर आएगा, यहां से जब रुधिर इसमें आएगा तो जब ये निलय दबेगा तो रुधिर वापस भी जा सकता है, सीधा छिद्र खुला होगा तो इस दरवाजे पर एक पल्ला लगा होता है छोटा सा, उसको कहते हैं कपाट या वाल्व कहते हैं। वाल्व क्या काम करता है? वो रुधिर को हमेशा एक ही दिशा में आने देता है। तो रुधिर इधर से इधर आ तो जाएगा लेकिन इधर से वापस ऊपर, इधर से जो रुधिर होगा वो वापस ऊपर नहीं जा पाएगा। यानी रुधिर जो होगा वो आलिंद से निलय में तो आ जाएगा लेकिन निलय से वापस आलिंद में नहीं जा पाएगा। जैसे हमारे घर के जो दरवाजे लगे होते हैं, जो लकड़ी वाले दरवाजे होते हैं, जो वो एक ही तरफ खुलते हैं, या तो अंदर खुलेंगे या बाहर खुल के लगाओ, खुलता होता है ना। तो अगर उनको बाहर की तरफ खोलना चाहे तो नहीं खुल पाते हैं। अगर साइड से लगे हुए हैं, किनारे से, अंदर से, तो वो अंदर ही खुलेंगे, बाहर की तरफ नहीं खुलेंगे। ऐसा होता है कि नहीं सर? तो उनको, ऐसे दरवाजों को हम कहते हैं कपाट। ऐसे दरवाजे जो एक ही तरफ खुलते हैं उनको हम कहते हैं कपाट। दूसरी तरफ करने में वो बंद हो जाएंगे। अगर तुम सोचो इनको बाहर, जो अंदर की तरफ दरवाजा खुल रहा है उसको सोचो हम बाहर की तरफ ले जाके खोल दें तो वो दरवाजा जो है वो बाहर की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ऐसा दरवाजा अगर जो है तो उसको हम कहेंगे कपाट। कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरफ खुल जाते हैं तो उनको बीचों बीच में लगाया जाता है। उसको फ्रेम होता है, फ्रेम के बीचों बीच में लगाया जाता है, उसके एक साइड में बीचों बीच में, तो बाहर भी खुलता है और अंदर भी खुलता है। जैसे दरवाजे का गेट होता है, जो बाहर लकड़ी लोहे का गेट लगाते हैं दरवाजे घरों में, वो तो दोनों तरफ खुल जाता है, लेकिन कमरों में जो पल्ले लगाए जाते हैं सामान्य रूप से वो एक ही तरफ खुलते हैं, या तो वो ज्यादातर वो अंदर की तरफ ही खुलते हैं, या जो जाली वाला दरवाजा होता है वो बाहरी की तरफ खुलता है, अंदर की तरफ नहीं खुलता है, उसको ऐसा सेट किया जाता है, होगा ना। तो ऐसे दरवाजे जो एक ही तरफ खुलते हैं उनको कहते हैं हम कपाट। तो ये जो यहाँ पर कपाट होते हैं ये ऐसे होते हैं कि इनसे रक्त जो होता है वो इधर से इधर तो आ जाएगा लेकिन इधर से इधर वापस नहीं जा पाएगा। तो ऐसे छिद्रों पर जो होता है कपाट लगे होते हैं, तो ये कहलाते हैं कपाट। छिद्रों पर एक ढक्कन जैसे होते हैं समझ लो, या छिद्रों की बनावट ऐसी होती है कि जिसकी वजह से रुधिर जो होता है वो एक ही दिशा में बह सकता है, दूसरी दिशा में नहीं बह सकता है। वाल्व, कपाट को अंग्रेजी में कहते हैं वाल्व। देखो तुम्हारी साइकिल में भी वाल्व लगा होता है, हवा भरते हो? हवा भरते हो साइकिल में? तो जब तुम पंप से हवा भरते हो, तो हवा तो उस जो छुच्छी लगी होती है उसकी छुच्छी से हो करके अंदर चली जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, होता है कि नहीं? तो उसके लिए क्या किया जाता है वहां पर उसके भीतर क्या रबड़ की पतली सी नली लगी होती है, रबड़ की पतली सी नली होती है जिसको वाल कहते हैं वाल कट गया इसका, वो निकाल देते हैं जब वो खराब हो जाता है। तो वो क्या होता है, जब तुम प्रेशर से हवा भेजते हो अंदर तो वो हवा जो होती है जहां वो छिद्र बना होता है छोटा सा उसकी पीतल की नोक में, वो छिद्र जो हवा होती है उस रबड़ पर दबाव डालती है और रबड़ को दबाव डाल करके वो अंदर घुस जाती है। लेकिन वापसी में क्या होता है, वापसी में रबड़ पर दबाव पड़ने का रबड़ फिर से चिपक जाती है उस छेद के ऊपर, तो वापस हवा बाहर नहीं निकल पाती। तो हवा अंदर जा तो सकती है उसको लेकिन बाहर नहीं निकल सकती अपने आप। और अगर बाहर निकल रही है तो कहा जाता है कि हवा लीक कर रही है, इसका वाल्व बदलो, इसका वाल्व खराब है, कहा जाता है नहीं कहा जाता है? तो उस पर थूक लगा करके वो हल्का सा देखते हैं कि बुलबुला बन रहा है कि नहीं बन रहा, होता है अक्सर नहीं साइकिल वाले हवा भरने के बाद। तो वो चीज जो है वो वहां पर क्या है, वो वाल्व है, यानी वो कपाट है। उसके द्वारा क्या हो रहा है कि हवा पहिए के अंदर जा तो रही है लेकिन वहां से
बाहर नहीं निकल पा रही है। हाँ, तो वहां पर हवा जाने का रास्ता जो है वो एक ही तरफ है। तो उसी प्रकार से हृदय के भीतर भी जो रास्ते हैं ये एक ही तरफ खुलते हैं। आलिंद से निलय की तरफ तो खुलेंगे, लेकिन निलय से आलिंद की तरफ नहीं जा पाएगा रक्त वापस, तो वो नीचे की ओर मुड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से जब ये रक्त जो होगा, देखो यहाँ पर जो ये तुम्हें दिख रहा है तीर, ये वाला जो तीर दिख रहा है, ये वाले तीर में देखो यहाँ पर भी एक कपाट लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि रक्त यहाँ से ऊपर, यहाँ तो आज इधर के हिस्से में तो आ जाएगा, लेकिन फिर वापस नीचे निलय में नहीं जा पाएगा। यहाँ पर भी एक कपाट लगा हुआ है। तो कपाट यहाँ पर कितनी जगह पर है? 4 जगहों पर दिख रहे हैं। तो कौन कौन सी जगह है सर जी? देखो अभी दिखाता हूँ। देखो एक कपाट यहाँ पर है, ये ठीक, नीला नीला दिखाई दिया। एक कपाट ये है, एक कपाट यहाँ पर है और एक कपाट यहाँ पर है। यस सर। तो ये 4 जगहें जो तुम्हें दिख रही हैं, ये 4 जगहों पर ये कपाट लगे हुए हैं। जो ये वाला कपाट है, इससे रक्त जो है इधर आएगा, वापस नहीं जा पाएगा। इस वाले कपाट से जो होगा रक्त उधर जाएगा, लेकिन वापस नीचे निलय में नहीं आ पाएगा। इधर वाले कपाट से रक्त नीचे जाएगा, ऊपर वापस नहीं जा पाएगा। और इधर वाले कपाट से जो रक्त होगा वो इधर जाएगा शरीर के सभी अंगों, लेकिन यहाँ निलय में वापस नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार से 4 जगहों पर इसमें कपाट लगे होते हैं। तो इस कपाट को, क्योंकि ये कपाट आलिंद और निलय के बीच में होते हैं, इसको कहते हैं आलिंद निलय कपाट। ये अर्धचंद्राकार आकार के होते हैं जो एक ही तरफ खुलते हैं। अर्धचंद्राकार आकार में ये कपाट बने होते हैं। तो ये रचना को समझ में आई? यस सर। तो इस रचना में इस प्रकार से हृदय की आंतरिक संरचना होती है। इसका चित्र बनाना ठीक हो खूब ध्यान से और समझो। जी त्रिवाल्व कपाट क्या होता है? त्रिवाल्व कपाट जो होते हैं उसमें 3 हिस्से होते हैं। जैसे अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं उसमें वो 3 हिस्सों में बना होता है वो कपाट। अभी देखो यहाँ तुमको बना के दिखाते हैं। देखो जैसे ये आलिंद था और ये आलिंद में ये ऐसे करके कपाट बनाया गया था, ऐसे करके कपाट बना होता है। जब रक्त यहाँ से निकलता है तो ये कपाट जो होते हैं ये फैल जाते हैं। जब रक्त इधर से इधर को प्रेशर देता है तो ये कपाट फैल जाते हैं। ठीक, जब फैल जाएंगे तो रक्त जो होगा निकल करके नीचे के हिस्से में आ जाएगा। रक्त जो होगा वो निलय में आ जाएगा। और जब इधर से धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये कपाट जो होंगे वो बंद हो जाते हैं। इधर साइड से प्रेशर पड़ता है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं। ये कपाट जो होते हैं वो इस आकार में होते हैं। ये आकार कैसा दिख रहा है तुम्हें? अर्धचंद्राकार। ये आकार कैसा दिख रहा है? चंद्राकार दिख रहा है। चंद्रमा ऐसे तो बनाया जाता है। चंद्रमा कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है चंद्रमा, ऐसे करके तो बनाया जाता है चंद्रमा। तो इस आकार को लगभग कहते हैं सेमी लूनर चंद्राकार कपाट। तो ये चंद्राकार कपाट जो होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। किसी किसी कपाट में 2 हिस्से होते हैं, किसी कपाट में 3 हिस्से होते हैं। तो 3 जब होते हैं तो उसको त्रिवलयन कपाट कहते हैं, 2 होते हैं तो द्विवलयनीय कपाट कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं वो रुधिर के प्रवाह को सिर्फ एक ही दिशा में बनाए रखते हैं। दूसरी दिशा में, उल्टी दिशा में रक्त का प्रवाह नहीं होने पाता है। तो रुधिर यहाँ से, ये दाहिना निलय है अगर तो दायां आलिंद है अगर तो दायां आलिंद से दाएं निलय में आ जाता है रुधिर। और दाएं निलय जब ये संकुचित होता है, और ये रुधिर आता कैसे है? ये जो चैम्बर होते हैं सिकुड़ते हैं, संकुचित होते हैं, दबते हैं। जब दबेंगे तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा इस कपाट पर जब प्रेशर पड़ेगा तो कपाट खुल जाएगा और रक्त निकल करके यहाँ भर जाएगा। फिर जब ये दबेगा नीचे से, संकुचित होगा, जब निलय संकुचित होगा तो क्या होगा? ये वाला कपाट तो बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक कपाट ऐसे करके लगा होता है, ये वाला कपाट जो होगा वो खुल जाएगा और रक्त जो होगा फिर वो इधर से निकल होता हुआ इधर ऊपर चला जाएगा और ये आगे जाकर के फेफड़ों में पहुंचा दिया जाएगा। आगे जाकर के नली आगे जाकर के फेफड़ों में जाकर के खुलेगी और ये रक्त पहुंचा दिया जाएगा फेफड़ों में। तो इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फिर इधर का हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है कहलाएगा तुम्हारा बायां आलिंद। ठीक, बायां आलिंद हो गया ये। यहाँ पर भी कपाट लगा हुआ है ये, और यहाँ से एक जो शिरा है वो 2 शिराएं होती हैं, वो लेकर के रक्त को फेफड़ों से वापस आती हैं। कहां पर? इसमें भर देती हैं। जब ये भर जाता है पूरा तो ये हिस्सा संकुचित होता है, सिकुड़ जाता है कस के एकदम से, झटके से। जब झटके से सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा? ये रक्त निकल करके यहाँ आ जाएगा। इस कपाट खुल जाएंगे, ये पीछे से प्रेशर पड़ेगा तो ये कपाट खुल जाएंगे और रक्त यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद जब ये भर जाएगा तब ये संकुचित होगा। जब ये संकुचित होगा तो रक्त जो होगा वो इधर के रास्ते से होता है, वो इधर पीछे से
ये इधर पीछे से होता हुआ जाकर के फिर इसकी शाखाएं हो जाती हैं और फिर ये इसमें आ जाएगा और यहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं। तो ये कपाट खुलेंगे और रक्त जो होगा वो इधर के रास्ते से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हृदय जो होता है वो, अच्छा ऐसा नहीं कि कभी ये सिर्फ संकुचित होगा, कभी ये ऊपर का हिस्सा एक साथ संकुचित होता है, नीचे का हिस्सा भी एक साथ ही संकुचित होता है। आलिंद और निलय दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और दोनों निलय भी एक साथ ही संकुचित होते हैं, जिससे कि ये दोनों काम एक साथ होते हैं। जैसे ही ऊपर का हिस्सा संकुचित होता है, ये इधर का हिस्सा का रक्त जो होता है इसमें भर जाता है, इधर से रक्त जो आकर के वो इसमें भर जाता है। ठीक, ये दोनों हिस्से एक साथ संकुचित होते हैं और दोनों हिस्सों में जो यहाँ पर रक्त भरा होता है वो रक्त तुरंत यहाँ से निकल करके इस कपाट से होता हुआ नीचे के हिस्से में आकर के भर जाता है। जैसे मान लो गुब्बारा है, गुब्बारे तुमने ऊपर से दबा दिया तो क्या होगा, नीचे के हिस्से में आ जाएगा पानी बह करके। अगर पानी भरा है उसमें तो, या हवा भरी है तो हवा नीचे के हिस्से में आ जाएगी, होगा ना। तो ऐसे ही ऊपर का हिस्सा पूरा एक साथ सिकुड़ता है और दोनों चैम्बर एक साथ नीचे वाले भर जाते हैं। फिर नीचे का हिस्सा एक साथ सिकुड़ता है तो एक बार ये रक्त निकल के इधर सभी अंगों में चला जाता है और इधर से रक्त निकल करके फेफड़ों में चला जाता है। तो इस प्रकार से हृदय जो होता है वो लगातार धड़कता रहता है, यानी संकुचित होता रहता है, फिर फूलता है, फिर संकुचित होता है, फिर फूलता है, फिर संकुचित होता है। इस प्रकार से हृदय जो होता है वो लगातार चलता रहता है और रक्त जो होता है वो आता भी रहता है हृदय में और हृदय से बाहर जाता भी रहता है। और हृदय की ये क्रियाविधि एक ऐसी होती है, तुमने पढ़ रखा है पिछले साल हृदय पेशी ऊतक में, ये हृदय जिन मांसपेशियों का बना होता है उस मांसपेशियों में एक खासियत ये होती है कि ये लगातार काम करती हैं, कभी नहीं रुकती हैं। जिस दिन से बनी है उस दिन से लगातार काम कर रही हैं, अभी तक काम कर रही हैं और मरते दम तक तुम्हारे काम करती रहेंगी। और जिस दिन इनका काम बंद होगा उसी दिन तुम्हारा भी काम बंद हो जाएगा। समझ आया? जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होगी तभी, जब ये काम करना बंद कर देंगे ये मांसपेशियां जिस दिन, उस दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये बिना थके बिना रुके लगातार काम करती रहती हैं पूरे जीवन भर। ये ऐसी मांसपेशियों की बनी होती हैं। अच्छा, दूसरी बात एक चीज और है यहाँ पर कि जो निलय की मांसपेशियां होती हैं वो ज्यादा मोटी होती हैं। निलय की मांसपेशियों की मोटाई ज्यादा होती है। क्योंकि निलय को जो है वो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है हृदय से रुधिर को बाहर भेजने के लिए। क्योंकि बाहर भेजने में क्या काम करना है कि शरीर के सभी अंगों तक रुधिर भेजना है और हृदय यहाँ पर है और मान लो नीचे तक उसको रुधिर भेजना है, यहाँ से इतने ऊंचाई तक रुधिर भेजना है, सिर तक दिमाग तक रुधिर भेजना है, तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो हृदय को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। इस वजह से कहीं अगर पतली झिल्लियां होंगी तो क्योंकि रक्त उसमें भरा होगा और एकदम से सिकुड़ेगा झटके से तो क्या होगा, झिल्लियां फट सकती हैं। एक पन्नी में पानी भरो, उसको कसके दबा दो एकदम से, क्या होगा, पतली पन्नी होगी तो फट जाएगी, होगी ना। अगर पतली पन्नी होगी तो उसमें पानी भर लो, उसको दबा दो एकदम से तो क्या होगा, पतली पन्नी होगी तो फट जाएगी, मोटी पन्नी होगी तो जल्दी नहीं फटेगी, उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी फाड़ने के लिए उसको। तो इसलिए क्या होता है कि क्योंकि निलय को जो होता है रुधिर को अंगों में भेजना होता है दूर दूर तक, इसलिए उसको ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो ज्यादा प्रेशर देने के लिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं जिससे कि ये दीवारें फट न जाएं। फटने से बचाने के लिए दीवारों को, निलय की दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं। और जो आलिंद होते हैं, आलिंद को तो रुधिर जो है खाली बस ऊपर से नीचे भेजना है, खाली बस आलिंद वाले हिस्से को तो रुधिर कहाँ भेजना है, बस ऊपर से नीचे भेजना है, यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे भेजना है, बस इतनी दूर भेजना है रुधिर को। तो आलिंद की दीवारें जो होती हैं वो निलय की अपेक्षा कुछ पतली होती हैं। आलिंद की जो दीवारें होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो निलय की अपेक्षा पतली होती हैं और निलय की दीवारों की जो मांसपेशियां होती हैं वो मोटी होती हैं, जिससे कि वो अधिक दबाव से रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक भेज सकें। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से रुधिर, हृदय जो होता है वो एक पंप की तरह काम करता रहता है और लगातार एक बार ऊपर का हिस्सा सिकुड़ता है तो नीचे का हिस्सा फूल जाता है, फिर नीचे का हिस्सा सिकुड़ता है तो ऊपर का हिस्सा फूल जाता है। इस तरीके से बराबर फूलना पिचकना चलता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से हृदय लगातार जो होता है वो रुधिर को चलाता रहता है। कहां पर? शरीर की, पूरे शरीर में जो नलिकाएं फैली हैं, नलिकाओं में रुधिर जो होता है वो लगातार चलता रहता है। हाँ, तो ये चीज समझ में आई? जी सर। है? तो इस प्रकार से रुधिर जो होता है वो, हृदय जो होता है वो अपना काम करता रहता है। तो रुधिर के द्वारा ही, रुधिर में सारे प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं। जब रुधिर पूरे शरीर में दौड़ता भागता रहता है और चलता रहता है तो उसी प्रकार से सभी पदार्थ भी जो होते हैं रुधिर के साथ ही सारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रकार से परिवहन व्यवस्था जो होती है वो शरीर में होती है, हमारे मनुष्य के शरीर में इस प्रकार से परिवहन व्यवस्था
होती है। होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब इसके आगे की बात जो है वो हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है। यस सर। ओके।